जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माही की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। कि भाई आपके जो दैनिक जीवन में जितने भी रसायन होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, यानी कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, हम कैसा पता करते हैं कि ये जो अम्ल क्षार है या लवण है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है कि दैनिक जीवन में रसायन। के भाई आपके जो दैनिक जीवन में जितने भी चीज़ें काम आती है, जितने भी सब्सटेंस यानी कि जितने भी पदार्थ काम आते हैं वो किसी न किसी रूप से रसायन से मिलकर बने होते हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहले दैनिक जीवन में, तो देखिए आप सबसे पहले उठते ही पानी पीते हो। क्या पीते हो? पानी पीते हो। तो उस पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। तो ये क्या हो गया? आपका रसायन हो गया। अब आप पानी पीने के बाद आप क्या करते हो? टूथपेस्ट करते हो कि नहीं भाई? टूथपेस्ट करते हो तो वो जो आपके जो टूथपेस्ट है वो भी क्या है? आपका रसायन है, ठीक है। अब उसके बाद आप स्नान करते हो। क्या करते हो? स्नान करते हो। स्नान में साबुन काम लेते हो, वो भी आपका रसायन है। स्नान के बाद आप हेयर ऑयल, बॉडी लोशन लगाते हो, वो भी आपके केमिकल से मिलकर बना, यानी कि वो भी आपके दैनिक जीवन का रसायन हो गया। उसके बाद आप जो खाना खाते हो तो वो खाना भी आपका क्या है? रसायन है। क्योंकि जब खाना खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो रोटी में पराठा खा रहे हो, तो पराठा के साथ जो घी डाला है वो वसा है, तो वसा भी क्या है? रसायन है। और जो रसायन, और जो गेहूं की जो पराठे है, तो गेहूं क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और वही कार्बोहाइड्रेट क्या है? आपका रसायन है, ठीक है। उसके बाद आप जब स्कूल में जाते हो, सैनिटाइज यूज करते हो, तो वो भी क्या है? आपका रसायन है। और उसके साथ आप जब मैं आपके सामने ये मार्कर लेके पढ़ा रहा हूं, तो ये मार्कर के अंदर जो सही काम में आ रही है या जो इंक आती है ना इसके अंदर वाली, ये भी क्या है? आपका दैनिक जीवन का रसायन है। और जो इसकी जो ये प्लास्टिक की जो कवर होती है सारे इसके चारों ओर की, ये भी क्या है? आपका रसायन है। ये होता है दैनिक जीवन में रसायन। अब आपके जो सिलेबस में है, जो पहला टॉपिक है अम्ल, क्षार या लवण। कि भाई अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण किनसे मिलकर बने होते हैं। तो हम इन चीजों के बारे में जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। सबसे पहले अम्ल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि अम्ल होते क्या है। आपके दैनिक जीवन में देखो कि भाई आपके जो दैनिक जीवन में जितने भी चीजें आप खाने में काम लेते हो, तो जितने भी चीजें जो खट्टी चीज होती है ना, जिसमें खट्टा उसका स्वाद खट्टेपन में आता है, तो वो आपकी कैसी होती है? अम्ल होती है। और जिसका स्वाद आपका एकदम कड़वा होता है, कैसा होता है? कड़वा होता है, वो आपके स्वाद में वो क्या कहलाती है? क्षार कहलाती है। तो सबसे पहले देखिएगा अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं। और अम्ल है, इसे इंग्लिश में कहते हैं आपके एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और एसिड का अर्थ होता है खट्टा, और एसिड का अर्थ क्या होता है? आपका खट्टा होता है। इसके बाद आता है अम्ल की विशेषता। कि अम्ल होता है वो आपके नीले लिटमस पत्र को, किसको? नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अब आता है कि सर ये लिटमस पेपर क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, लिटमस पेपर एक ना आपके जो पीछे 9th क्लास में पढ़ा था, लाइकेन और शैवाल, क्या सॉरी लाइकेन से फिर ये जो लिटमस पेपर होता है ना, ये आपके जो लाइकेन नामक एक पादप होता है। क्या होता है? लाइकेन नामक पादप होता है। और ये जो लाइकेन होता है वो किससे मिलकर बना है? आपके शैवाल प्लस कवक। अरे भाई ये जो सेक होते हैं ना, यानी कि से और क, यानी कि सेक यानी कि शैवाल और कवक से मिलकर क्या बना है? लाइकेन है। और इसी लाइकेन से आपका क्या मिलकर बना होता है? लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर क्या करता है? आपके अम्ल और क्षार की मात्रा बताता है कि भाई इसके अंदर अम्ल है या क्षार है। अब क्या करते हैं, जब किसी विलियन या किसी पदार्थ के पास जब हम लिटमस पेपर लेके जाते हैं, कौन सा? ये लिटमस पत्र लेके जाते हैं, तो ये क्या कर देता है? अम्ल को क्या कर देता है? अगर विलियन या आपका जो पदार्थ अम्लीय है, तो वो जो नीला लिटमस, अब इसमें हम अम्ल में कौन सा ले रहे हैं? नीला वाला। कौन सा? नीला वाला। अब ये नीला किस में बदल जाता है? आपका जो लिटमस पेपर लाल में बदल जाता है। यानी कि आपके जो लिटमस पेपर लिया था उसका रंग कैसा था? नीला था। जैसे ही आपने अम्ल के विलियन में डाला या अम्ल के संपर्क में लेके गए, तो ये नीला लिटमस किसमें कन्वर्ट हो गया? आपके लाल वाले में। तो इसका एक याद रखने का तरीका होता है अनीला शब्द। क्या आता है? अनीला। यानी कि अम्ल होता है वो नीले लिटमस को किसमें बदल देता है? आपके लाल में। किसमें बदल देता है? लाल में। देखो, क्योंकि अम्ल है
और ये उसके टेस्ट में कौन सा लिटमस पेपर लेते हैं हम, नीला। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जो अम्ल का परीक्षण करना है तो उसमें किस प्रकार का लिटमस पेपर लोगे, तो आप लोगे नीला लिटमस। कौन सा, नीला, अम्ल टेस्ट के लिए, क्योंकि अम्ल में क्या होता है, नीला होता है, वही रंग में परिवर्तन होता है, वो कैसा हो जाता है, आपका लाल हो जाता है। अब आता है कि सर अम्ल के उदाहरण कौन से होते हैं, जैसे मैं बात करूं HCl। HCl क्या है, आपका अम्ल है। ये नॉर्मल बात होती है, लेकिन आगे चलते जाएंगे जैसे जैसे आपका मतलब आगे आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे अम्ल की और परिभाषाएं आती रहेगी और अम्ल का जो और विस्तार से पढ़ते जाएंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको ये जानना है कि अम्ल होते क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं HNO3 यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या होते हैं आपके भाई, अम्ल होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं सार की। क्या करूं, सार की। अब देखो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो सार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं भाई। जब इनका टेस्ट किया जाता है या स्वाद से टेस्ट किया जाता है तो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अब ये सार का जब लिटमस किया जाता है, क्या किया जाता है, सार का लिटमस परीक्षण किया जाता है, तो इसमें कौन सा लेते हैं, लाल वाला। कौन सा, लाल लिटमस। इसमें नीला लेते हैं अम्ल में, सार में कौन सा लेते हैं, लाल लिटमस लेते हैं। तो ये लाल वाला किस के कलर में बदल जाएगा, आपके नीले में। अब देखो ये लाल वाला किस में बदला है, नीले में। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, आपका सार। अगर कोई आपके पास विलियन है, जैसे आपका सर्फ का गोल है, अरे भाई साबुन का पानी है कि नहीं आपके पास, साबुन का पानी है, यानी कि उसके अंदर क्षारीय माध्यम है। क्या है, वो क्षारीय माध्यम है। तो उसमें हम क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर डालेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, आपका नीला हो जाता है। तो आपका परीक्षण फिक्स हो जाता है या सिद्ध हो जाता है कि जो हमने उपयुक्त विलयन लिया, वो सर्फ वाला या जो साबुन वाला पानी लिया, वो कैसा है, क्षारीय है, यानी कि बेस है। क्षारीय को इंग्लिश, सार को इंग्लिश में कहते हैं आपके बेस। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब देखो इसकी एक और विशेषता आती है सार की, ये स्पर्श में साबुन के समान होते हैं। स्पर्श के समान यानी कि स्पर्श करने पर ये साबुन जैसे, भाई अरे आप साबुन को स्पर्श करते हो तो चिकने लगते हैं कि नहीं लगते, हाँ सर लगते हैं। उसी प्रकार आप जैसे यहाँ पे जो सार लोगे, कोई भी सार उठाओगे तो उसको ऐसे हाथ में लोगे तो आपको कैसे लगेंगे, चिकने लगेंगे। इसलिए इसे कहते हैं स्पर्श में साबुन के समान होते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लो, एक तो होता है NaOH, ऐसे खूब सारे हैं लेकिन आपको याद रखने के लिए एक तो NaOH और एक है आपके MgOH की होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, आपका सार होता है, ठीक है भाई। अम्ल की बात हो गई, सार की बात हो गई। अब आता है आपका लवण। तीसरा कौन सा आता है, लवण आता है। तो दोस्तों लवण क्या चीज होती है, इसको पढ़ने से पहले हमें अम्ल सार पढ़ लिया। हाँ सर अम्ल सार पढ़ लिया। अब जब आपको अम्ल सार समझ में आ गया है तो अब आपको क्या पढ़ना है, लवण पढ़ना है। अरे भाई लवण कैसे मिलकर बना है, क्योंकि जब अम्ल, क्या कोई अम्ल और सार दोनों आपस में मिलते हैं तो तीसरा किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। और इस लवण के साथ क्या बनता है, आपके जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। और इसी जल के साथ क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। क्या निकलती है भाई, आपके उष्मा। उष्मा देखो अब कैसे होती है ये अभिक्रिया। अब यहाँ पे मैंने आपके अम्ल लिया कोई, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो अम्ल का, कौन सा, HCl का। ये लो भाई मैंने लिख दिया HCl, ठीक है। अब कोई एक सार ले लो, जैसे NaOH। अरे भाई सार है ना NaOH, हाँ ये सार है। अब देखो इन दोनों की क्रिया होती है। अगर अम्ल कहता है सार को डू यू लाइक मी, यस, तो सार का जवाब आता है यस आई लाइक यू। क्या, आई लाइक यू। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते, एक नया रिश्ता बना लेते हैं। कौन सा, NaCl वाला। क्या बन जाता है, आपका एक नया उत्पाद बन जाता है। कौन सा, NaCl। क्या बन जाता है, NaCl बनता है। और यहां से एक और किसका निर्माण होता है, H2O प्लस क्या बनती है, उष्मा बनती है। क्या बनती है, आपके उष्मा बनती है। अब देखो ध्यान से, जो ये NaCl है ये आपका क्या है, लवण है। क्या है भाई, लवण है। और ये कैसा लवण है, आपका उदासीन है। कैसा है,
उदासीन हैं। अब इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अरे भाई आपके एग्जाम में आ गया उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर आएगा अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है और ये लवण हमेशा उदासीन होता है और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ गया अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करने पर कौन से उत्पाद बनते हैं, तो लवण, जल तथा उष्मा। यानी कि जो आपकी जो उदासीनीकरण की जो क्रिया है या उदासीन की जो क्रिया है वो आपकी कैसी है? उष्माक्षेपी है भाई। क्या है? उष्माक्षेपी। यानी कि उष्माक्षेपी में वो प्रक्रम होता है जिसमें उष्मा का उत्सर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? उष्मा का उत्सर्जन। उष्मा का उत्सर्जन यानी कि उष्मा उत्पन्न होती है भाई। और एक होता है शब्द आपके उष्मा शोषी शब्द आता है भाई। अब उस उष्मा शोषी का अर्थ होता है उष्मा का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। तो आपको यहां पे याद रखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो कैसी है? आपके उष्माक्षेपी है। क्या है? उष्माक्षेपी। अब आता है सर कि जो ये जो लवण बनेगा ये तो भाई आपको इस अभिक्रिया जो HCl और NaOH की बात हुई ये तो बना आपका उदासीन वाला। अब आता है कुछ लवण बनते हैं अम्लीय लवण बनते हैं और कुछ क्या बनते हैं? आपके क्षारीय लवण बनते हैं। अब आपको समझाते हैं अम्लीय लवण और क्षारीय लवण क्या होते हैं। अरे भाई ध्यान से देखना अभिक्रिया जरूर समझ में आएगी आपके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सार वाला थोड़ा हटा देता हूं, अब ये कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी बात हमने कर ली है। अब हम पढ़ते हैं लवण। अरे भाई लवण बहुत जरूरी है, लवण ही आपके इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपके एक तो होता है लवण में उदासीन। देखो उदासीन लवण, क्या? उदासीन लवण। अब देखो उदासीन लवण में क्या लिया था हमने? परबल अम्ल लिया था। क्या लिया था? परबल अम्ल, ठीक है। और उसके साथ हमने क्या लिया था? परबल सार, ठीक है। अब जब परबल अम्ल और परबल सार मिलते हैं तो आपके क्या होता है? अभिक्रिया उदासीन होती है भाई। क्या होती है? उदासीन। अब इसका मैंने एग्जाम्पल बताया कि परबल अम्ल में क्या लिया आपने? HCl लिया। कौन सा लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है भाई। इसके साथ आपने परबल सार कौन सा लिया? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखो यहाँ पे Cl के ऊपर माइनस होता है और H के ऊपर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी प्रकार आपके Na के पास कौन सा होता है? सोडियम की संयोजकता +1 होती है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? +1। और OH की होती है -1, ठीक है। अब देखो ये प्लस वाला इस क्लोरीन को कहता है डू यू लाइक मी? यस, क्लोरीन का कहता है आई लाइक यू। तो देखो यहां से दोनों संयोग हो गए और यहां पे एक नया पदार्थ बना आपका कौन सा? लवण। यानी कि भाई अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना? आपका NaCl। और याद रखना ये जो NaCl है वो कैसा है? आपका उदासीन है भाई। कैसा है? उदासीन है। और इसके साथ क्या बना? आपके जल बना और क्या बनी? आपकी उष्मा बनी। अब देखो ये तो होती है पहली कंडीशन, ठीक है। अब मैं बात करूं कंडीशन नंबर 2। अरे भाई 3 कंडीशन पढ़नी है, पहली कंडीशन कंप्लीट। अब आता है अम्लीय लवण। क्या? अरे भाई क्या आता है? अम्लीय लवण, ठीक है। अम्लीय लवण में आपको क्या पढ़ना है? इसमें देखो आपके अम्लीय लवण में आता है आपका एक तो होता है परबल अम्ल। अरे भाई क्या होता है? परबल अम्ल होता है। अगर इस परबल अम्ल की अभिक्रिया में दुर्बल क्षार के साथ, किसके साथ? दुर्बल क्षार के साथ कराऊंगा तो आपका जो अभिक्रिया जो उत्पाद मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कौन सा लवण मिलेगा? आपके अम्लीय लवण। कैसा मिलेगा? आपका अम्लीय लवण, ठीक है। आपके बुक में कौन सा अम्लीय लवण? हाँ, अब देखो यहाँ पे परबल अम्ल कौन सा लिया आपने? HCl। अरे भाई क्या लिया? HCl लिया, ठीक है। और उसके साथ आपने जो दुर्बल है सार कौन सा लिया? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये वाला, ये Cl माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये HCl यानी HCl का Cl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिया भाग लेके आपके क्या बनाता है?
NH4 क्या NH4Cl जो आपके कैसा है अम्लीय लवण है भाई, कैसा है अम्लीय लवण है। कौन सा लवण है, अम्लीय लवण है। और साथ में क्या निकला आपका जल का मॉलिक्यूल, क्या निकला जल का अणु निकला। ठीक है, अब आता है कि सर ये हो गई आपकी दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 3 आता है, अरे भाई अम्लीय लवण हो गया ना, अब आता है क्षारीय लवण। क्या आता है क्षारीय लवण। अरे भाई याद रखना क्षारीय लवण भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अब देखो क्षारीय लवण में क्या होता है, यहां पे तो आता है दुर्बल अम्ल। कौन सा आता है, अरे भाई दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसके साथ आता है प्रबल सार। कौन सा, प्रबल सार। तो यहां पे जो आगे जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा लवण होगा, आपका क्षारीय लवण होगा भाई। कैसा होगा, क्षारीय लवण। अब इसके एग्जाम्पल समझो, आपके कौन सा दे रखा है। दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, आपके CH3COOH, यानी कि ये सूत्र किसका है भाई, एसिटिक एसिड का। किसका, अरे भाई एसिटिक अम्ल। और आपको मालूम होना चाहिए ये अम्ल किसमें पाया जाता है, आपके सिरके में। अरे भाई किसमें, सिरके में। सिरका कहां पे होता है, आपके अचार के अंदर होता है भाई। और जब आप अचार में सिरका डालते हो ना, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है। और उस एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, आपके NaOH जो आपका प्रबल सार है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें जो नया उत्पाद या बनेगा, जो क्षारीय लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, तो यहां पे देख लो CH3COONA क्या बनेगा, CH3COONA प्लस इसके साथ बनेगा आपका H2O। क्या बनेगा, H2O। तो ये जो आपका है ये क्या है, क्षारीय लवण है। कैसा है, क्षारीय लवण है। और ये आपका अम्लीय लवण है। और ये जो आपका जो लवण है कैसा है भाई, उदासीन है। ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। एक तो आता है उदासीन लवण कैसे होता है, और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, इसमें प्रबल अम्ल और प्रबल सार। तो क्या होता है, उदासीन होता है। इसके बाद अम्लीय लवण, हमेशा ध्यान रखना जिसमें जो प्रबल है वो ही सार, जो वही लवण बनेगा। तो इसमें देखो प्रबल कौन, अम्ल है तो अम्लीय लवण है। इसमें प्रबल कौन है, सार है तो क्षारीय लवण बना। ये चीज आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, HCl और NH4OH दुर्बल सार है आपका। ये दुर्बल अम्ल का एक याद रखना है, कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये होते हैं आपके उदासीन लवण। ठीक है, इसके बाद आता है आपके क्रिस्टलीय जल। क्या आता है, क्रिस्टलीय जल आता है। इसकी भी बात करेंगे कि भाई क्रिस्टलीकरण जल क्या होता है। अब आता है आपका क्रिस्टलन जल। क्या आता है, क्रिस्टलन जल। यानी कि क्रिस्टलन जल क्या होता है, आपके देखो जितने भी सूत्र लिख रहे हो उसमें जितने अणु, जो जल के अणु बनते हैं वो आपका क्या होता है, क्रिस्टलन जल होता है। जैसे हमने बात की थी क्या, HCl के साथ हमने NaOH लगाया था। ठीक है, तो इसके उपरांत क्या बना था, आपके NaCl बना था। उसके साथ एक अणु क्या बना था, जल बना था। अब इस लवण के साथ जो जल के जितने अणु होते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्रिस्टलन जल होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टलन जल। जैसे मैं बात करूं, एक फॉर्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। और उसके साथ कितने बनते हैं, 10H2। तो मैं यहां पे 10 बराबर क्या लिख सकता हूं, 10 क्या है, आपके क्रिस्टलन जल है। क्या है, क्रिस्टलन जल। अब आपको इसकी एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है कि क्रिस्टलन जल क्या होता है। क्या होता है, क्रिस्टलन जल। तो देखो लवण के क्या, लवण के इकाई सूत्र लिखने में, अब देखो ये क्या है, आपका लवण है। क्या है, कोई लवण है। अब इस लवण के इकाई सूत्र लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है, जैसे इस लवण में जल की कितनी निश्चित संख्या है, आपके 10 है। तो ये जो संख्या 10 जुड़ी हुई होती है इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हमने बात की HCl और NaOH बनाया था, उसे लवण कौन सा बना, आपका NaCl बना। और उसके साथ क्या बना, एक जल बना कि नहीं बना, हाँ सर एक जल
बना। तो ये एक जल इस लवण के साथ उपस्थित है तो ये क्या है, आपका क्रिस्टलन जल है। कौन सा है, क्रिस्टलन जल है। उसी प्रकार आपके आता है CaSO4 तो 2H2, यहाँ पे तो ये सूत्र होता है आपका जिप्सम का। तो यहाँ पे कितने जल क्रिस्टलन है, तो 2 अणु है। कितने हैं, 2 हैं। अब आता है तीसरा नंबर आपके फिटकरी। क्या, आपके जो दैनिक जीवन में जो फिटकरी काम लेते हो, जल को उदासीन करने में लेते नहीं है, साफ करने के लिए, तो उस फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4। क्या आया, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2। तो यहाँ पे आपके जो 24 हैं वो क्या है, क्रिस्टलन जल है। क्या है, क्रिस्टलन जल। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्रिस्टलन जल क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्रिस्टलन जल क्या होती हैं, या इसको कोई अभिक्रिया दे देता है आपके सामने, मानना कि आपको ये फिटकरी की कोई सूत्र दे दिया K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2, तो इसमें पूछ लेगा कि भाई कितने क्रिस्टलन जल है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये 24 वाला। ठीक है भाई। इसके बाद आता है कि भाई ये क्रिस्टल, अब ये सॉरी ये K2SO4 है, Al2SO4 है और 24H2 है। अब इसको आपको समझना है कि भाई यहाँ पे K2 कैसे आया, SO4 कैसे आया। तो मेरे को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि भाई पोटेशियम होता है और एक होता है SO4। ठीक है, पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। अब SO4 यानी सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है, -2 होती है। और आपने ये भी पढ़ा था ना क्रॉस वाला, कि इसकी संयोजकता इसके साथ, तो ये 2 संयोजकता इसके साथ आ गई तो क्या बना आपका K2। SO4 की 1 है तो क्या बन गया, SO4। उसी प्रकार आपने देखो Al2SO4 की होल थ्राइस पढ़ा था। क्या पढ़ा था, Al2SO4 की होल थ्राइस। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ या आप बता सकते हो कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, +3 होती है सर। और SO4 की कितनी होती है सर, -2 होती है। अब इनका क्रॉसओवर कर दो, यानी कि ये संयोजकता है इसके साथ चली जाएगी और ये संयोजकता इसके साथ आ जाएगी, तो यानी कि Al2SO4 की होल थ्राइस क्या हो गया, SO4 की होल थ्राइस। ठीक है भाई, ये होता है आपके सूत्र लिखने का तरीका। ये क्लास आपके 9th में पढ़ रखा है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबने 9th पास करके 10th में आए हो, ऐसे तो आए नहीं हो, तो ये चीज आपको अभी नहीं पढ़नी है। लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए कि सर ये Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2 कैसे बना। ठीक है भाई। इसके बाद आता है आपके भाई कि जो अम्ल और सार के रिलेटेड कई वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी थी, उन परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो इसके बाद आपको पढ़ने वाले हैं कौन से आते हैं आपके, हाँ आर्यनीश का आता है। आर्यनीश ने अम्ल और सार को अलग अलग बताया है, किस प्रकार अम्ल होते हैं और किस प्रकार सार होते हैं। उसके बाद आता है ब्रोंस्टेड और लोरी सिद्धांत। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि भाई आपके जो आर्यनीश है इसने क्या बताया था। आर्यनीश ने बताया कि अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कैसे देते हैं, H+ आयन देते हैं। और सार वो होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देते हैं। अब इनका हम एक से अलग अलग पढ़ेंगे कि H+ आयन कैसे देते हैं और OH- आयन कैसे देते हैं। तो दोस्तों देखिए, आर्यनीश ने एक जो संकल्पना दी थी जिसे कहते हैं आर्यनीश संकल्पना। क्या कहते हैं, आर्यनीश संकल्पना। और ये जो दी गई थी 1887 में। कब दी गई थी, 1887 में। किस वैज्ञानिक ने दी थी, आर्यनीश नामक। उसी के नाम के आधार पर यह संकल्पना रखी गई है। और इन्होंने अम्ल, सार तथा लवण को एक अलग परिभाषा के रूप में बताया। हमने पहले क्या पढ़ा था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वो होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, अब लेकिन अब जो ये परिभाषा आती है इसमें कहते हैं कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पड़ेगा कि भाई आर्यनीश के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि वे पदार्थ या वो पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये अम्ल कैसे, जैसे ये HCl है, क्या है, HCl होता है वो जलीय विलयन में कैसा देता है, H+ और Cl-, यानी कि 2 अलग अलग प्रकार के आयन दे रहा कि नहीं दे रहा। ये H वाला आपका प्लस है ना, तो ये हो गया आपका अम्ल। क्या हो गया, अम्ल। यानी कि वो पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है वो तो कहलाता है अम्ल कहलाता है। जबकि सार की बात होती है तो वो पदार्थ
तो जलीय विलयन में OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पे आपको OH को याद रखना है, हाइड्रोक्साइड, क्या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। अब देखो यहां से ध्यान से देखना, अब जब ये H प्लस आयन अम्ल का, जब H प्लस आयन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। कौन सा, हाइड्रोनियम। और इस हाइड्रोनियम का फॉर्मूला होता है H3O। क्या होता है, H3O, क्योंकि देखो H प्लस आयन और इस जल के साथ मिल गया तो क्या बना, H3O। अब देखो आता है कि भाई अम्ल में भी प्रबल अम्ल कौन होता है और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। तो मैं बात करूं प्रबल अम्ल की बात, तो देखो इसमें HCl होता है, वो पूर्ण रूप से विभाजित होता है कि नहीं आयनों में। देखो HCl किस में हो गया, H प्लस और Cl माइनस में, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। आपके आता है आर्यनियस के अनुसार प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तो वैसे तो इसकी परिभाषा होती है वे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे आपके इसके एग्जांपल दो हो गए, HNO3 और HCl। अब आता है कि सर दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल या जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये होती हैं भाई आर्यनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा और अम्ल की उदाहरण। जैसे HCl क्या है, आपका अम्ल है। यहाँ पे एक्यू का मतलब होता है एक्वा। क्या होता है, एक्वा, यानी कि जलीय विलयन में H प्लस आयन और Cl माइनस आयन देता है। और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, ये एक्वा का अर्थ जलीय है, यहाँ पे जलीय माध्यम में, यहाँ पे जलीय माध्यम है। इसमें क्या देता है, ये भी H प्लस आयन देता है और ये माइनस। तो यहाँ पे आपको पता चल गया जहां पर H प्लस आयन हो रहा है वहां पे आपका क्या हो रहा है, आर्यनियस अम्ल हो रहा है। ठीक है। अब आता है प्रबल अम्ल कैसे हो गया, कि वो अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H प्लस आयन में हो गया ना, उसी प्रकार दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो जलीय माध्यम में या ऐसे अम्ल जो जलीय माध्यम में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अब हम सार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सार की बात करते हैं। वो पदार्थ जो जलीय विलयन में, कौन से, जलीय विलयन में OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, सार कहलाते हैं। जैसे मैंने बात की KOH की, क्या कही, KOH की। अब ये देखो K प्लस और OH माइनस में हो रहा कि नहीं हो रहा, हाँ सर हो रहा है। तो ये आपका कैसा हो गया, सार हो गया। किसके अनुसार, आर्यनियस के अनुसार क्या हो गया, सार हो गया। अब आता है सर प्रबल और दुर्बल सार क्या होते हैं। जिस प्रकार हमने अम्ल में पढ़ा कि जैसे वो अम्ल जिसमें उसके आयन पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं तो वो होते हैं आपके प्रबल अम्ल। तो उसी प्रकार वो सार जिसमें उसके OH आयन पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रबल सार कहलाते हैं। और वो सार जिसमें उसके आयन पूर्ण रूप से विभाजित या आयनित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके दुर्बल सार कहलाते हैं। ये हो गया आर्यनियस के अनुसार अम्ल सार की परिभाषा। इसके बाद आता है आर्यनियस के अनुसार लवण आता है। क्या आता है, लवण आता है। अब देखो लवण कैसा होता है भाई, आपका उदासीन होता है। सर हमने पहले भी पढ़ा था, हाँ सर उदासीन होता है। अब देखो आपने लुईस के अनुसार अम्ल की परिभाषा में कौन सा आयन पढ़ा, H प्लस आयन पढ़ा। क्या पढ़ा, H प्लस आयन पढ़ा सर हमने। अब देखो मैं आपके सामने क्या लिखता हूं, H प्लस आयन। ये हो गया अम्ल की परिभाषा कि भाई आर्यनियस अनुसार अम्ल वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। भाई हाँ भाई ले लो H प्लस आयन। तो सार के अनुसार वो सार होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। कैसे देते हैं, OH माइनस। जब ये दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल का। और जल कैसा होता है, आपका उदासीन होता है। भाई उदासीन का अर्थ होता है जिसका पीएच मान आगे पढ़ोगे उसका पीएच 7 पीएच होता है तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। अरे भाई न्यूट्रल का अर्थ क्या होता है, जिस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं हो। तो आपका कौन सा है, जल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन और OH माइनस आयन अम्ल और सार मिलकर आपके H2O का निर्माण होता है जो क्या होता है, उदासीन होता है भाई। ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आपके आर्यनीय संकल्पना समाप्त होती है, इसके बाद आती है आपके ब्रोंस्टेन एंड लोरी और उसके बाद आती है लुईस सिद्धांत। ठीक है, इन सिद्धांतों को हम अगले क्लास यानी कि पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद आगे वाला चैप्टर और पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो थम्स अप जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।